हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट सिविल। ऑल अबाउट सिविल एक चैनल जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़ से। एनवायरमेंटल स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है और हमने 6th और 7th क्लास से ही एनवायरमेंट के बारे में, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में नॉलेज लेना स्टार्ट कर दिया था। तो जानते हैं एनवायरनमेंट होता क्या है और एनवायरमेंटल स्टडी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो देखते हैं एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट इज़ द कंडीशंस इन विच यू लिव, वर्क एट्सेट्रा इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट। और द नेचुरल वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल द लैंड, एयर एंड वाटर इन विच पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव। वह प्राकृतिक संसार जैसे भूमि, वायु और जल जिसमें लोग, पशु और पौधे रहते हैं, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। आसान शब्दों में यदि हम समझें तो हमारे आसपास का वातावरण, हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास का एरिया, जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं उसे हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। जितनी भी कंडीशंस में हम रहते हैं, काम करते हैं और उसके आसपास का सराउंडिंग्स, उसके आसपास का एरिया एनवायरनमेंट कहलाता है। एनवायरमेंटल स्टडीज़ क्या होता है? एनवायरमेंटल स्टडीज़ इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड which systematically studies human interaction with the environment. Environmental study connects principles from the physical sciences, commerce, and economics, the humanities, the social sciences to address complex contemporary environmental issues. सिंपल भाषा में अगर हम देखें एनवायरमेंटल स्टडीज़ क्या होता है कि ह्यूमन, कोई भी प्राणी अपने आसपास के वातावरण से किस प्रकार जुड़ा है, किस प्रकार से कनेक्टेड है, ये सब हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंतर्गत। एनवायरमेंटल स्टडीज़ हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस वातावरण में हम रहेंगे उसे सुरक्षित रखना, उसका विकास करना हमारी ही जिम्मेदारी है। इसलिए एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ना हमारे लिए आवश्यक है। आगे देखते हैं एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। एनवायरमेंट 3 चीज़ों से मिलके बना है। पहला लिथोस्फेयर, दूसरा एटमॉस्फेयर और तीसरा हाइड्रोस्फेयर। अर्थ के 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर में जितनी भी चीज़ें सॉइल से जुड़ी हैं, सॉइल यानी मिट्टी, जैसे कि हमारे पहाड़, हमारी रॉक्स, हमारी प्लेन वाला एरिया, जितना भी मिट्टी से जुड़ी चीज़ें होंगी वो सब लिथोस्फेयर के अंतर्गत आती हैं। दूसरा हमारे पास आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जितनी भी एयर से जुड़ी चीज़ें हैं, आसमान या कोई भी वायु, ये सब एटमॉस्फेयर के अंतर्गत आती हैं। तीसरा हमारे पास आता है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर बना है हाइड्रो वर्ड से। हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर, वाटर मीन्स जल। जो भी चीज़ें जैसे कि नदियाँ, समुद्र, कोई भी छोटी वाटर बॉडी जो भी पानी से जुड़ी है, वो सब आती हैं हाइड्रोस्फेयर के अंदर। तो इन तीनों, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो एक एरिया बनता है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, जहाँ जीवन जिया जा सकता है, उस एरिया को हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। हमें रहने के लिए सॉइल चाहिए, मिट्टी जिस पे हम अपना घर बना सकें, पीने के लिए पानी आवश्यक है और ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ये तीनों चीज़ें जहाँ हमें प्राप्त होती हैं उस जगह को हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। जहाँ तीनों चीज़ें हमें मिल जाती हैं उसे हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। अगला देखते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट का अगर हम बेसिक डिवीज़न देखें तो ये होता है लाइफ पर बेस्ड। अगर किसी भी चीज़ के अंदर लाइफ है तो हम उसे कहते हैं बायोटिक, और अगर किसी के अंदर लाइफ नहीं है तो उसे हम बोलते हैं अबायोटिक। बायोटिक के अंदर वो चीज़ें आती हैं जिनके अंदर लाइफ है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल्स, जो भी जीवित रहते हैं, सांस लेते हैं और समय के साथ साथ ग्रोथ करते हैं, विकास करते हैं। ये सब चीज़ें बायोटिक के अंदर आती हैं। अबायोटिक के अंदर आती हैं नॉन लिविंग थिंग्स, जो कि
इकोसिस्टम का पार्ट हैं और उसे अफेक्ट भी करती हैं। उसके कारण इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट एक दूसरे से लिंक्ड है, लेकिन उनके अंदर जीवन नहीं है, जैसे कि वाटर, लाइट, विंड, सॉइल, ह्यूमिडिटी। जिनके अंदर जीवन नहीं है उन्हें हम अबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक इस सब्जेक्ट के अंदर कवर करने हैं। तो पहला चैप्टर है हमारे पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम पूरा एनवायरमेंटल स्टडीज़ का ही इंट्रोडक्शन देखेंगे, जैसे बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी मैं आपको समझाती हूँ फूड चेन से, जैसे कि घास उगती है, घास को कोई छोटे कीड़े खाते हैं, कीड़े को फ्रॉग खा लेता है, फ्रॉग को कोई दूसरा बड़ा एनिमल खा लेता है, और दूसरे एनिमल को और उससे बड़ा एनिमल खाता है, और वो एनिमल लास्ट में जंगल के अंदर मर जाता है। तो उसकी पूरी बॉडी मिट्टी में मिल जाती है, जिसके कारण दोबारा से वो पोषण तत्व मिट्टी में दोबारा से वापस आ जाते हैं। तो ये है फूड चेन, और इसे कोई हम कहते हैं इकोलॉजी की कैसे एक दूसरे पर हमारी लाइफ डिपेंड है। इकोलॉजी, इकोसिस्टम, कैसे इकोलॉजी से एक पूरा सिस्टम हमारी अर्थ पे क्रिएट हुआ है, इसके अंदर आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बाद हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो हमने सुना ही है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि आज की ज़रूरतों को पूरा करते हुए कल के लिए हम चीज़ें बचा के रखें। जैसे हम पेट्रोल का सुनते हैं कि पेट्रोल बहुत ही कम अमाउंट में है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा एबंडेंस है किसी भी चीज़ का। तो हम क्या करते हैं कि कुछ जो अभी हमारा यूज़ है उतना यूज़ करें और फ्यूचर के लिए बचा के रखें, क्योंकि उसे बनने में बहुत टाइम लगता है। तो जो चीज़ें कुछ लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास है उनका ठीक से यूज़, कि वो फ्यूचर के लिए भी सेव हो सके और साथ साथ हमारे अभी के काम भी आ सके। तो इस प्रकार का डेवलपमेंट कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज क्या होता है, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, कि क्या रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं जो समय के साथ साथ दोबारा से आ जाती हैं, और कौन सी रिसोर्सेज समय के साथ वापस नहीं आ पाती हैं, ये रिसोर्सेज के अंदर होता है। तो इंट्रोडक्शन में बस हमें इतना पढ़ना है। इसके बाद सेकेंड चैप्टर हमारे पास आता है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में हम पढ़ेंगे कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, उसके सोर्सेज क्या हैं। जैसे हम पटाखे चलाते हैं या फिर पॉल्यूशन कंट्रोल अपने बाइक अपने स्कूटी में नहीं कराते हैं, ट्रक और बसेस में नहीं कराते हैं, उससे बहुत ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान होता है। तो ये सब सोर्सेज हैं एयर पॉल्यूशन के। ये सब सोर्सेज आते हैं कि किस प्रकार एयर पॉल्यूशन, वायु में प्रदूषण होता है। आगे हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन इकोनॉमी एंड प्लांट्स, कि इस पॉल्यूशन का क्या असर होता है ह्यूमन बींग्स पर, प्राणियों पर, इकोनॉमी पर और प्लांट्स पर। क्योंकि तीनों ही चीज़, हर चीज़ पर कोई भी हम अगर कार्य करते हैं तो उसका प्रभाव या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो उसका हम पढ़ेंगे कि क्या प्रभाव प्राणियों पर, इकोनॉमी पर और प्लांट्स पर पड़ता है पॉल्यूशन का। फिर जब ये पॉल्यूशन होता है तो अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए और ना हो जिससे। तो इन पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमने कुछ मेथड्स बनाए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंट्रोल मेथड्स। इसके बाद देखते हैं थर्ड चैप्टर है हमारे पास वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन में हम पढ़ेंगे इम्प्योरिटीज़ इन वाटर, क्योंकि पानी दिखने में हमें एकदम साफ लगता है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो वो सब हम पढ़ेंगे क्या क्या किस किस प्रकार से पानी के अंदर इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं। कॉजेज़ ऑफ वाटर पॉल्यूशन, कि वाटर पॉल्यूट किन किन कारणों से हो सकता है, जाने और ना अनजाने किस प्रकार से पॉल्यूशन हो जाता है। सोर्सेज क्या क्या हैं, कहाँ से वाटर पॉल्यूट होता है। अगला हम देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, कि इस वाटर पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ आता है और क्या क्या होता है। फिर पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, पानी के अंदर ऑक्सीजन एक फिक्स्ड क्वांटिटी, एक पर्याप्त मात्रा में घुली होती है। वो कितनी घुली होनी चाहिए, कितना सही रहता है और कितना हमारे लिए नुकसानदायक है और किसी भी दूसरे प्राणी के लिए नुकसानदायक है, ये सब हम पढ़ेंगे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन में।
आगे हम पढ़ेंगे BOD और COD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये सब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को ही किस प्रकार से कितना हमारे लिए पर्याप्त है और कितना नहीं, ये सब इसी का ही आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर आता है कि कैसे हम पानी को, जो पानी हमारे घरों से, हमारे मार्केट से या हमारे सिटी से जाता है यूज्ड वाटर, उस पानी को कैसे हमें साफ़ करना होता है, कैसे हम साफ़ करते हैं, उसके अंदर के बड़े कूड़े को अलग करते हैं, छोटे पार्टिकल्स जो उसमें मिक्स होते हैं उसे अलग करते हैं और उसे पीने के योग्य या फिर इस प्रकार हम उसे बना देते हैं कि वो किसी और काम में प्रयोग आ सके। तो ये सब आता है वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर। इसके बाद हम देखेंगे सीवेज प्रोसेस। सीवेज प्रोसेस कैसे पानी को हम कंट्रोल करते हैं और कैसे उसका सही यूसेज करते हैं। अगला वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड। हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड जैसे डिसाइड है कि किसी भी चीज़ में इतना अमाउंट होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो नुकसानदायक है और इससे कम हुआ तो भी नुकसानदायक है। तो इस प्रकार हम देखेंगे वाटर का क्वालिटी कैसे हमने स्टैंडर्ड कर रखा है। ये सब टॉपिक वाटर के रिगार्डिंग हम वाटर पॉल्यूशन में कवर करेंगे। इसके बाद आता है 4th चैप्टर सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन में हम पढ़ेंगे कि सॉइल का पॉल्यूशन क्या क्या इसके सोर्सेज हैं, सॉलिड वेस्ट किस टाइप के होते हैं, क्या उनका इफ़ेक्ट है हमारे आसपास के सराउंडिंग्स पे, हमारे आसपास के एनिमल्स पर और हमारे आसपास की जितना भी एनवायरनमेंट है उस पर। इसमें हम पढ़ेंगे डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, किस प्रकार उसका सही प्रकार से डिस्पोजल होता है और कैसे हम इस वेस्ट को मैनेज करते हैं पूरी तरीके से कि उसका कुछ बैड इम्पैक्ट ना हो। तो ये सब चीज़ें सॉइल से रिगार्डिंग क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या उसके टाइप हैं, कैसे इफ़ेक्ट डालता है ये पॉल्यूशन आसपास के एनवायरनमेंट पर और सराउंडिंग्स पर, और किस प्रकार इसका सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट एक ठीक प्रकार से हो सकता है, ये सब हम पढ़ेंगे सॉइल पॉल्यूशन में। इसके बाद आता है 5th चैप्टर नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन में हम देखेंगे कि नॉइज़ पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या क्या हैं। सोर्सेज वही चीज़ कि कहाँ से ये पॉल्यूशन स्टार्ट होता है, क्या क्या इसका कारण है। फिर हम देखेंगे यूनिट ऑफ नॉइज़ कि नॉइज़ की क्या क्या यूनिट्स होती हैं, और जैसे मैंने बताया था एक स्टैंडर्ड हम डिसाइड कर लेते हैं कि इससे ज़्यादा वैल्यू जाएगी तो ये नुकसानदायक है और इससे कम रहेगी तो भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। तो नॉइज़ का भी हम एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं। इसमें फिर हम देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन कि ये नॉइज़ पॉल्यूशन के क्या क्या इफ़ेक्ट हैं हमारे एनवायरनमेंट पे, क्या क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है और क्या क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ये सब चीज़ आती है इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन में। इसके बाद आता है एक्सेप्टेबल नॉइज़ पॉल्यूशन कि कुछ चीज़ की लिमिट होती है कि इतना हम झेल सकते हैं, इसके बाद हम झेल नहीं सकते। तो क्या क्या लिमिट है जो हम बियर कर सकते हैं और क्या हम बियर नहीं कर सकते, ये सब एक्सेप्टेबल नॉइज़ पॉल्यूशन में आ जाएगा कि किसी एरिया में कितना अलाउड है। जैसे हॉस्पिटल के पास ज़्यादा पार्टीज़ या फिर ज़्यादा डेसिबल वाले हॉर्न्स अलाउड नहीं होते हैं, तो एक्सेप्टेबल नॉइज़ पॉल्यूशन के अंतर्गत आती हैं ये चीज़ें कि कहाँ पर कितना नॉइज़ अलाउड है। इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट मेथड ऑफ रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन कि एयर पॉल्यूशन को हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे मिनिमम लेवल तक हम उसको ला सकते हैं। अगला इसके बाद हम देखेंगे चैप्टर 6 एनवायरमेंटल लेजिस्लेटिव्स। अब हमने देखा इतना टाइप का पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन। तो इन सब पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ एक्ट्स होने चाहिए, कुछ ऐसे रूल्स बनाए जाने चाहिए जिससे लोगों को लगे कि ये पॉल्यूशन करना हमारे लिए सही नहीं है और हमारे एनवायरनमेंट को इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो इन चीज़ों को लोगों को समझाने के लिए, जिससे लोग समझें और अपने एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए। जैसे कि पहला रूल इंट्रोडक्शन टू वाटर एक्ट 1974। हम डिटेल स्टडी करेंगे कि क्या वाटर एक्ट है, क्या ज़रूरत पड़ी इसे इनेक्ट करने की, लाने की, और कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। अगला हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एयर एक्ट 1981। एयर एक्ट को लाने की क्या आवश्यकता थी,
किस प्रकार से इसका पालन होता है और क्या क्या इसमें सुधार की आवश्यकता है, ये सब कुछ हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एयर एक्ट में। अगला देखते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किस प्रकार हम कर रहे हैं, क्या एक्ट बनाया गया है, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रोविजंस हैं, ये सब हम देखेंगे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में। अगला रोल एंड फंक्शन ऑफ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इस पूरा फंक्शनिंग को स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कैसे वर्क करता है और क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, क्या ये रोल इंडिया में निभाता है, ये सब हम पढ़ेंगे इस एनवायरमेंटल लेजिस्लेटिव्स में। इसमें लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, कि एनवायरमेंट का इम्पैक्ट कैसे हम देख सकते हैं कि क्या एनवायरमेंट इम्पैक्ट सही है कि नहीं, इन सब लॉज को बनाने के बाद क्या पर्यावरण में सुधार है कि इसमें और भी चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ये सब हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल लेजिस्लेटिव्स में। हमारे पास अगली यूनिट है, अगला चैप्टर है इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूसेज ऑन एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जितना भी हम एनर्जी यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मशीन्स, जैसे हम एसी यूज़ करते हैं, हम फ्रिज यूज़ करते हैं और भी बहुत टाइप की हम मशीन्स यूज़ करते हैं, तो वो तो हमें कंफर्ट देती हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं नुकसान पर्यावरण को है, एनवायरनमेंट उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। जैसे आप सबने पढ़ा होगा या फिर सुना होगा, फ्रिज और एसी से एक गैस निकलती है CFC जिसकी फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये गैस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है हमारी ओजोन लेयर के लिए। ओजोन लेयर हमारे अर्थ के चारों तरफ एक लेयर है O3 की, जो सन की ऐसी रेस जो हमारे लिए हार्मफुल है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। अर्थ के चारों तरफ ओजोन ने एक कवर बना रखा है जो कि अर्थ की हार्मफुल रेस को वहीं पर रोक लेते हैं और जो हार्मफुल नहीं है उसे अर्थ के अंदर आने देते हैं। तो ओजोन धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। तो हम इस चैप्टर में यही देखेंगे कि जो एनर्जी यूसेज है उसका हमारे एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पहला पॉइंट हम इसमें देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, आपने बहुत सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, इन चीज़ों से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है। तो हम ग्लोबल वार्मिंग को इसमें पूरा कवर करेंगे कि एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, क्या क्या इसका इम्पैक्ट है और हम क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हम फॉलो कर सकते हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो या फिर मिनिमम लेवल पर हो। अगला हम इसमें देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और कैसे उसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगला टॉपिक हम इसमें देखेंगे डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। जैसे मैंने बताया अर्थ के चारों तरफ एक लेयर है, कैसे वो टाइम के साथ साथ और हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के साथ साथ डिप्लीट होती जा रही है, टूटती जा रही है और कम होती जा रही है। ओजोन का सबसे बड़ा खतरा है, अगर ओजोन टूट जाती है तो वहाँ जहाँ डायरेक्ट रेस पड़ती है सन की हार्मफुल, तो वहाँ के लोगों को स्किन कैंसर जैसी डिसीज़ेस का सामना करना पड़ता है। तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के बारे में हम पढ़ेंगे। अगला एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल्स। एनवायरनमेंट के लिए कौन से मटेरियल्स अच्छे हैं, जैसे कि आपने सुना होगा प्लास्टिक हमारे अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होती है और अगर हम 100 या 200 साल बाद भी वहाँ जाकर देखें तो प्लास्टिक वैसी ही रहेगी। जबकि हम अगर कागज़ या फिर किसी फल या सब्ज़ी का छिलका अगर हम डाल दें तो वो कुछ दिनों बाद डिकम्पोज हो जाता है, खाद बन जाता है और वो मिट्टी में मिक्स हो जाता है, जो कि अपने पोषक तत्व मिट्टी में मिला देता है, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल्स वो मटेरियल्स हैं जो कि एनवायरनमेंट को हेल्प करते हैं ग्रो करने में और साथ ही साथ उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वो मटेरियल्स जो कि अर्थ को बेटर होने में हेल्प करते हैं और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल्स। हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या मटेरियल्स एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली बिहेवियर शो करते हैं, कौन कौन से मटेरियल्स अर्थ के लिए अच्छे हैं।
अगला टॉपिक रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स। किन किन मटेरियल्स की हम अर्थ पर रिसाइकलिंग कर सकते हैं और कौन कौन मटेरियल्स हमारे पास ऐसे ही रह जाते हैं बहुत सालों तक। जैसे मैंने प्लास्टिक का एग्जांपल दिया, प्लास्टिक के रिसाइकलिंग लो लेवल, एक पुअर लेवल पर हम कर सकते हैं, जो कि बैड क्वालिटी वाली पॉलीथीन हम उससे बना सकते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर डिकम्पोजिशन, प्रॉपर उसका मैनेजमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स में हम देखेंगे किस प्रकार से मटेरियल्स रिसाइकल होते हैं और क्या क्या उनका प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। लास्ट टॉपिक हम इसमें देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग्स। अब जैसे हम सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, हमें बिल्डिंग तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हम उसमें देखेंगे किस प्रकार अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उस कंस्ट्रक्शन में बिना किसी को हार्म किए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हम अपनी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करें। तो उसमें एक बहुत ही नई टेक्नोलॉजी और अच्छी टेक्नोलॉजी है ग्रीन बिल्डिंग्स। ग्रीन बिल्डिंग्स में हम इस तरह का डेवलपमेंट करते हैं कि डेवलपमेंट तो हो लेकिन साथ ही साथ किसी को उस चीज़ से नुकसान नहीं पहुंचता है। ग्रीन बिल्डिंग का पूरा कॉन्सेप्ट हम चैप्टर 7 इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूसेज ऑन एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे। तो ये 7 चैप्टर्स हैं जो कि हम एक बार मैं दिखा देती हूँ कौन कौन से चैप्टर्स। इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज एयर पॉल्यूशन, थर्ड इज वाटर पॉल्यूशन, फोर्थ इज सॉइल पॉल्यूशन, फिफ्थ इज नॉइज पॉल्यूशन, सिक्स्थ इज एनवायरमेंटल लेजिस्लेटिव्स। इसके बाद आता है इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूसेज ऑन एनवायरनमेंट। तो ये सब टॉपिक्स हम कवर करेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इंट्रोडक्शन यानी कि चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।